So, hello all and a very good evening. I welcome you all to the lecture of IOC. So, yesterday we were talking about the relative strength of acids and bases, relative acidic and basic strength of oxides. कल हम लोग इसकी बात कर रहे थे और मैंने कल कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे. ठीक है, आज हम लोग एक टॉपिक आगे बढ़ेंगे. आज मैं तुम्हें लोएस्ट एसिड्स एंड बेसिस के बारे में बताऊंगा और फिर हमने जो कल पढ़ा है उसके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. ठीक है, राइट. तो लोएस्ट कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस बहुत ही कॉमन सा कंसेप्ट है, तुमने सुना ही होगा, नाम तो एटलीस्ट सुना ही होगा. ठीक है, इसको एक बार देख लेते हैं. और इसमें बेसिकली जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है, हमें एग्जाम्पल पे ध्यान देना है और साथ में जो चीजें मैं बता रहा हूं उनको ध्यान से हमें समझना है. ठीक है, राइट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लोएस्ट कंसेप्ट. हमने एसिड्स एंड बेसिस का देखा, एक आर्गेनियस कंसेप्ट देखा, समझे क्या. एक हमने ब्रॉन्साइड एसिड एंड बेस का कंसेप्ट देखा और एक हम देखने वाले कौन सा, लोएस्ट कंसेप्ट. ठीक है, तो लोएस्ट कंसेप्ट में जाने से पहले एक बार हम लोग लिमिटेशन देख लेते हैं कि आखिर लोएस्ट कंसेप्ट की हमें जरूरत क्यों पड़ी. क्या लिमिटेशन था ब्रॉन्साइड एसिड एंड बेस के कंसेप्ट का. ठीक है, राइट. तो एक बार फटाफट से लेट अस सी द ड्रॉबैक ऑफ ब्रॉन्साइड एसिड एंड बेस, जिससे कि हमें पता चल जाएगा कि एक्चुअली व्हाई डू वी नीड दिस लोएस्ट कंसेप्ट. इफ इट इज गिवन ओवर हियर फिर मैं बता दूंगा, दिया गया है ये ब्रॉन्साइड एसिड एंड बेस में ये लिमिटेशंस है. मैंने शायद पहले बता के रखा था, एक बार गो थ्रू कर लेते तो फ्रेश हो जाएगा थोड़ा. लिमिटेशंस ऑफ ब्रॉन्साइड एसिड एंड बेस. तो ब्रॉन्साइड एसिड एंड बेस के हिसाब से सब्सटेंस इज टर्म्ड एज एन एसिड और अ बेस इफ इट रिएक्ट्स विद सम अदर सब्सटेंस. दैट इज इफ इट डोनेट्स अ प्रोटॉन देन इट इज एन एसिड और इफ इट एक्सेप्ट्स अ प्रोटॉन देन इट इज अ बेस. मतलब प्रोटॉन का इन्वॉल्व होना जरूरी है, तभी सब्सटेंस को ब्रॉन्साइड एसिड या बेस कहा जाएगा. समझे क्या. मगर ऐसे बहुत सारे एसिड बेस रिएक्शन होते हैं जहां पे कोई प्रोटॉन ट्रांसफर नहीं होता है, बट इंस्टेड वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है. जैसे ये SO2 प्लस SO2 गिव्स SO प्लस 2 प्लस SO3 माइनस 2. समझे क्या, राइट. तो ये एक ऐसा एसिड बेस रिएक्शन है यहां पे कोई भी प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मगर फिर भी दिस इज अ एसिड बेस रिएक्शन. समझे क्या, राइट. तो ये वाला जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड इफ यू यूज द ब्रॉन्साइड एसिड बेस कंसेप्ट. ठीक है, तो क्या बता रहे हैं कि दस प्रोटोनिक डेफिनेशन कैन नॉट बी यूज्ड टू एक्सप्लेन द रिएक्शंस व्हिच अकर इन द नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट, जैसे COCl2, SO2, N2O4 एक्सेट्रा. तो जो रिएक्शंस एसिड बेस रिएक्शन नॉन प्रोटोनिक सॉल्वेंट में होते हैं, जहां से प्रोटॉन का एक्सचेंज बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, समझे क्या, तो उन रिएक्शंस को हम ब्रॉन्साइड एसिड एंड बेस से तो क्लासिफाई नहीं कर सकते. तो उन रिएक्शन में डेफिनेटली क्या होता है, उन रिएक्शन में डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन्स का लॉस या गेन होता है. समझे क्या. तो वी नीड अ वाइडर कंसेप्ट जो कि सारी चीजों को कवर करे. ठीक है, तो इस वजह से तो ये वाला रिएक्शन को देख लो कि SO2 प्लस SO2 गिव्स SO प्लस 2 प्लस SO3 माइनस 2. समझे क्या. तो ये भी एक एसिड बेस रिएक्शन है, दिस इज ऑल्सो एसिड बेस रिएक्शन. ठीक है, एंड जैसा तुम्हें दिखाई दे रहा है ये भी एसिड बेस रिएक्शन है, बट यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है. ओवर हियर द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज टेकिंग प्लेस. गॉट इट ना, राइट. अभी मैं थियरी में आता हूं तो मैं इसको कवर करता हूं ये वाला रिएक्शन कि वाई इसको एसिड बेस रिएक्शन कहा गया है. लुईस कंसेप्ट से इसको हम कवर करते हैं. ठीक है, तो लुईस कंसेप्ट, तो जैसा हम जानते हैं लुईस बेस क्या होता है. A Lewis base is a substance which can furnish a pair of electron to form a coordinate bond, whereas Lewis acid is a substance which can accept a pair of electrons. समझे क्या, गेटिंग ना. तो यहां से अगर बात करी जाए तो यहां से हम क्या बताएंगे, Lewis base जो है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है. Lewis base is a electron pair donor, जबकि
लुईस एसिड जो है, लुईस एसिड जो है, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एंड इलेक्ट्रॉन पेयर रिसेप्टर। समझे क्या? राइट। तो जैसे अभी हमने पिछला वाला रिएक्शन देखा, उसमें ये वाला जो रिएक्शन है SO2 प्लस SO2 gives, उसको क्या कर दिया, SO प्लस 2 प्लस क्या चीज, SO3 माइनस 2। ठीक है, और इस वाले रिएक्शन को टर्म किया गया किस तरह से, दिस रिएक्शन हैज बीन टर्म्ड एज एसिड बेस रिएक्शन विच इज अ लुईस एसिड बेस रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे प्रोटॉन का ट्रांसफर तो नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो ट्रांसफर हो रहा है, जो लॉस या गेन हो रहा है, वो किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है। ठीक है, तो लेट अस सी कि ये वाला रिएक्शन एक तरह से किस तरह से लुईस कंसेप्ट को इन्वॉल्व करता है। तो ये सपोज करो दिस इज SO2, समझे क्या, एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट, SO2। बात समझेगा? राइट। तो यहां पे क्या हो रहा है बेसिकली, इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग, सल्फर जो है sp2 हाइब्रिड है, और ये वाला सल्फर भी जो है sp2 हाइब्रिड है। ठीक है, सल्फर अगर sp2 हाइब्रिड है, इसका मतलब सल्फर क्या होता है, सल्फर होता है 3s2, सल्फर इज व्हाट, we all know that sulfur is थ्री एस टू 3p4, समझे क्या, और उसके बाद 3d जो होता है वो ये पूरा खाली रहता है इस तरह से। ठीक है, और यहां पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन सल्फर का है, 2 पाई बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने, 2 पाई बॉन्ड भी बनाने हैं। मतलब यहां पे SO2 देखा जाए, सल्फर को कितने इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए होंगे भाई, 2, कितने बॉन्ड्स बना रहा है ये वाला सल्फर, यहां पे सल्फर कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड बना रहा है, मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो चाहिए रहे होंगे, और बस एक ही लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है ना, मगर अभी अगर हम लोग ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं सल्फर के, तो सल्फर के ग्राउंड स्टेट में कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से 2। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा, एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर बेसिकली एक्साइट हो जाएगा। ठीक है, और अगर एक ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर एक्साइट हो गया, तो यहां पे ये जो नया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आएगा एक्साइटेड स्टेट में, दिस विल बी व्हाट, ये 3s, ये हो गया 3p, और ये हो गया 3d, 3s 3p एंड दिस बिकम्स व्हाट, 3d। समझे क्या? राइट। और फिर यहां पे क्या है, यहां पर जो है कि भाई ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, और बाकी ये एक पाई बॉन्ड बना रहा है, ये भी एक पाई बॉन्ड बना रहा है। तो ये जो पाई बॉन्ड्स है, इसमें से एक पाई बॉन्ड जो है वो सल्फर का 3d, ऑक्सीजन का 2p पाई है, और एक जो पाई बॉन्ड है वो सल्फर का 3p और ऑक्सीजन का 2p पाई बॉन्ड है, ऐसा है। समझे क्या? अच्छा, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, और ये जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स है, इसमें से एक के पास लोन पेयर है, ये वाला हमें जो दिख रहा है ये इसके पास एक लोन पेयर है। ठीक है, और उसके बाद ये जो बाकी 2 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, ये क्या करेंगे, सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। समझे क्या? हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल क्या करते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, ये और ये ऐसा सिग्मा बॉन्ड बनाया। ठीक है, अब इतना होने के बाद भी सल्फर के पास देखो क्या बचा है, वेकेंट ऑर्बिटल्स बचे हैं। समझेगा? इट इज हैविंग व्हाट, वेकेंट ऑर्बिटल्स। करेंगे ना? तो SO2 मॉलिक्यूल के पास सिंस SO2 molecule has vacant orbitals in sulfur, so
it can accept electron pair. Getting now? Therefore, SO2, it can act as a Lewis acid. Yes. तो इसमें क्या हुआ क्या रिएक्शन में हमारे पास जो एक ये पूरा जो मॉलिक्यूल है S डबल बॉन्ड O, और हमारे पास ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है डबल बॉन्ड O, इसमें से क्या हो रहा है, एक मॉलिक्यूल से ये वाला पूरा का पूरा ऑक्सीजन टूट के निकल रहा है सल्फर से, समझे क्या? राइट। तो अगर ये वाला पूरा का पूरा ऑक्सीजन टूट के निकला सल्फर से, तो क्या होगा, यहां पे क्या बचेगा, यहां पे डबल बॉन्ड हो और सल्फर भी क्या आ जाएगा, +2 का चार्ज आ जाएगा। और जो दूसरा वाला है अपने पास, ये डबल बॉन्ड हो, ये हो गया इसका लोन पेयर, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, और क्या है, O-2 है जिसके पास लोन पेयर्स है। तो ये O-2 क्या करेगा, ये O-2 मैंने भी बताया सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स है, तो ये O-2 क्या करेगा, इसको अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा, समझे क्या? तो ये क्या देगा, दिस विल गिव SO, ये क्या बन गया, ये बन गया SO +2 प्लस SO2 तो था पहले से, प्लस O-2, समझे क्या? तो ये क्या बन गया, ये हो गया SO +2 प्लस क्या, SO3-2। बात समझे क्या? तो बेसिकली यहां पे हमारे पास क्या आया है, ये SO2 प्लस ये SO2 गिव्स व्हाट, SO +2 प्लस SO3-2। इसमें से ये वाला SO2 क्या कर रहा है, ये वाला SO2 इलेक्ट्रॉन डोनर बना हुआ है, क्योंकि इस वाले SO2 से ऑक्सीजन टूट के जा रहा है, और ये वाले SO2 ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, समझे क्या? तो इस वजह से ये जो रिएक्शन है, दिस बिकम्स बेस एंड दिस बिकम्स एसिड। बात समझे क्या? तो ये भी एक एसिड बेस रिएक्शन है, मगर यहां पे देयर इज नो प्रोटॉन एक्सचेंजेस इन्वॉल्व्ड, ठीक है, राइट। अच्छा चलो, तो ये मैंने बताया दैट Lewis base क्या होता है, Lewis base is a substance which is electron donor, जबकि Lewis acid is a substance which can accept a pair of electron, मतलब इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर, ठीक है। So a Lewis acid is accepting an electron, getting ना? So Lewis acid is electron acceptor or electrophile मतलब electron loving, whereas Lewis base is a substance which acts as a electron donor और इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग, इलेक्ट्रॉन दे रहा है मतलब वो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, मतलब इट इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स व्हाट, पॉजिटिव चार्ज, गेटिंग ना? सो इट बिकम्स व्हाट, अ न्यूक्लियोफाइल, समझे क्या? सो लुइस एसिड इज, यहां पे जो मैंने लिखा है, यहां पे जो मैंने डेफिनेशन लिखा है, लुइस एसिड जो है, लुइस एसिड इट इज अ इलेक्ट्रॉन पेयर रिसेप्टर एंड इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोफाइल, जबकि लुइस बेस इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर एंड इट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल मतलब क्या, न्यूक्लियस लविंग, समझे क्या? न्यूक्लियोफाइल मींस न्यूक्लियस लविंग। बात समझ में आ गई, ठीक है, राइट, क्लियर नाउ। तो जैसे अ वेरी सिंपल एग्जांपल ऑफ एसिड बेस रिएक्शन इज अ रिएक्शन बिटवीन अ प्रोटॉन एंड अ हाइड्रोक्सिल आयन। देखो प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन H+ इज व्हाट, हाइड्रोजन क्या होता है, 1s1 होता है, तो H+ क्या हो गया, 1s0 हो गया, समझे क्या? तो ये बहुत सिंपल सा एग्जांपल है एसिड बेस, लुइस एसिड बेस रिएक्शन का। H हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन होता है 1s1, तो H+ क्या हो गया, 1s0, मतलब क्या, 1s ऑर्बिटल जो कि वेकेंट है। तो यहां पे क्या होगा, जैसे अगर हमने किया H+ प्लस क्या, OH माइनस,
OH माइनस, माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे, तो टोटल कितने लोन पेयर हो गए? टोटल 3 लोन पेयर हो गए, ठीक है। और इसके पास क्या है? इसके पास H प्लस के पास क्या वेकेंट ऑर्बिटल है, तो यहां पे ऑक्सीजन क्या करेगा? अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डाल देगा किसमें? हाइड्रोजन के H प्लस के वेकेंट ऑर्बिटल में। तो यहां पे दिस बिकम्स व्हाट? लुईस एसिड, H plus becomes a Lewis acid and this becomes a Lewis base, समझे क्या? Right. So this basically becomes what? ये रहा H plus और ये OH माइनस, और ये प्लस साइन और माइनस साइन एक साथ मॉलिक्यूल में आके नलीफाई हो गए, और ये क्या बन गया? ये बन गया H2O, वाटर। अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ लोएस्ट एसिड बेस रिएक्शन, ठीक है। इसमें से बहुत सारे एग्जांपल तुमने बॉन्डिंग में पढ़े भी हुए हैं, ठीक है। सम अदर एग्जांपल्स आर जैसे BF3 प्लस अमोनिया, है कि नहीं, गिव्स व्हाट? दिस नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो बोरॉन के वेकेंट ऑर्बिटल में क्या करेगा? अपना लोन पेयर ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद H प्लस प्लस अमोनिया NH4 प्लस, ये भी लुईस एसिड बेस रिएक्शन है। सिमिलरली BF3 प्लस F माइनस, समझे क्या? ये भी क्या देगा? एसिड बेस रिएक्शन देगा। किस तरह से? अब देखो जरा, ये मैं एक जनरल स्टेटमेंट दे रहा हूं। जनरल स्टेटमेंट में क्या दे रहा हूं कि कंपाउंड्स ऑफ, ध्यान से सुनना, कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 2 एंड ग्रुप 13 या ग्रुप 3A हैव partially filled do not attain octet in their central atoms. Hence, group 2 and group 13 compounds, covalent compounds, group 2 and group 13 covalent compounds are electron deficient and act as Lewis acids. They are electron deficient and they act as Lewis acid, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया किसका? BeH2 का। तो BeH2 में वी हैव व्हाट? BeH2 में वी हैव बेरिलियम +2, या फिर सीधे इसके हिसाब से क्या? H इज इक्वल टू कितना? हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A, समझे क्या? कितना हो गया? हाफ बेरिलियम इस कितना? 2s2, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 2, प्लस मोनोवैलेंट एटम्स कितने? 2 हाइड्रोजन, -0, कटायनिक चार्ज है? नहीं है। पॉजिटिव चार्ज नहीं है, प्लस A, नेगेटिव चार्ज है? नहीं है, समझे क्या? राइट। तो ये कितना हो गया? H के वैल्यू कितना आ गया? H के वैल्यू आ गया 2, मतलब ये क्या हो गया? ये हो गया sp2 हाइब्रिड, ठीक है। तो अगर ये sp2 हाइब्रिड हो गया और इसको क्या करने? 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने ना, तो बेरिलियम क्या होता है? बेरिलियम इज बेसिकली दिस इज 1s2, समझे क्या? देन इट इज 2s2 और फिर यहां पे क्या है? यहां पे इसका 2p है। तो क्योंकि इसको 2 सिग्मा बॉन्ड बनाने, क्योंकि BeH2 मतलब इसको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, मतलब क्या करेगा? ये 2s के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा लेगा। 2s के इलेक्ट्रॉन को अगर इसने एक्साइट करा लिया तो ये हो गया 2s और यहां से ये हो गया 2p, समझे क्या? और फाइनली इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए और यहां पे क्या हो जाएगा? sp हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो इसका मतलब क्या? ये बेरिलियम हो गया, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल 180 डिग्री पे होते हैं, समझे क्या?
sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल आ रहा है 180 डिग्रीज, तो ये इसका एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, ये इसका एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आएगा क्या, हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन का 1s हैविंग 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, एंड यहां पे भी हाइड्रोजन का 1s हैविंग व्हाट, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और दोनों में क्या होगा, आपस में ऐसा ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, इधर पे भी ऐसा आपस में हेड ऑन ओवरलैपिंग होगी, एंड फाइनली क्या होगा, फाइनली हमको ये स्ट्रक्चर मिलेगा BeH2 का। तो अगर हमको BeH2 का जो स्ट्रक्चर मिला है, इसमें काउंट करो बेरिलियम के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए, 2 इलेक्ट्रॉन खुद के थे, 2 इलेक्ट्रॉन खुद के थे और 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के शेयर करने से आ गए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के पास टोटल ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स ना, ओनली 4 इलेक्ट्रॉन्स ना, विच इज लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन्स ना, ऑक्टेट तो नहीं अटेन हुआ है ना। इस वजह से ये जो है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, समझे क्या, राइट। सो ग्रुप 2 के कंपाउंड्स एंड ग्रुप 3 13 के कंपाउंड्स, समझे क्या। तो इसी वजह से देयरफॉर जो मैंने बताया यहां पे कि देयरफॉर जैसे ग्रुप 2 के कंपाउंड्स, जैसे सपोज करो हमारे पास हो गया BeH2 हो गया, समझे क्या, राइट। या हमारे पास जैसे हम लोग अभी S ब्लॉक पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग देखने वाले, ये हमारे पास BeH2 का होल N हो गया, मतलब पॉलीमेरिक फॉर्म हो गया, समझेगा, पॉलीमेरिक फॉर्म ऑफ BeH2। इसका स्ट्रक्चर अभी नहीं बता रहा हूं, जब ग्रुप 2 पढ़ेंगे तो ही बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद जैसे BeCl2 हो गया, समझे क्या, राइट। इसका जो पॉलीमेरिक फॉर्म है BeCl2 होल N, समझे क्या। उसी तरह से जैसे अपने पास MgCl2 हो गया एक्सेट्रा, दे ऑल आर व्हाट, दे ऑल आर, ये हटाता हूं अभी, इसका काम नहीं है, दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ग्रुप 2 के जितने भी कंपाउंड्स हैं, सबके सब कंपाउंड्स कैसे हैं, ऑल दीज कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर, समझेगा। ग्रुप 2 के जितने भी कंपाउंड्स हैं, दे ऑल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट compounds and can act as Lewis acids. They all are Lewis acid. ये सबके सब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ग्रुप 2 के, एंड दे कोवेलेंट कंपाउंड्स की बात करें, समझे क्या, एंड दे एक्ट एज व्हाट, दे एक्ट एज Lewis acids, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करता हूं ग्रुप 13 के कंपाउंड्स की, तो ग्रुप 13 के कंपाउंड्स की अगर हम बात करें तो ग्रुप 13 के कंपाउंड्स भी कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, समझे क्या। Similarly, group 13 compounds are also electron deficient and act as what? Lewis acids, right? किस तरह से? They are electron deficient and they act as Lewis acids. किस तरह से, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट ग्रुप 13 में क्या क्या होता है, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, समझे क्या, राइट। तो जैसे अगर मैं बात करूं BF3 है कि नहीं, BCl3, BBr3, Bi3, ठीक है। उसी तरह से जैसे अगर मैं बात करूं AlCl3, ठीक है। चलो अभी हम लोग बोरॉन की बात करें, तो जैसे अगर मैं बात करूं BH3 या BH3 का डाइमर विच इज B2H6, समझे क्या, dimer of BH3 which is B2H6, right. Similarly, if I talk about AlCl3, right, GaCl3 है कि नहीं, gallium, indium, InCl3, they all are electron deficient, they are electron deficient, गेटिंग ना। और इसमें से जनरली जो
अभी मैं डिस्कशन करता हूं, जनरली जो पूछते हैं कि B2S6 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है कि नहीं है, यस इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वो लुईस एसिड है। AlCl3 भाई लुईस एसिड है कि नहीं, हाँ भाई AlCl3 लुईस एसिड है। BH3 लुईस एसिड है, दे ऑल आर व्हाट लुईस एसिड, मगर इनके अलग अलग वेरिएशंस हो सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ बिहेविंग एज लुईस एसिड हो सकता है। अभी इसका एक बार रीजन बता देता हूं कि व्हाई इट इज अ लुईस एसिड। लेट मी जस्ट टेल यू द रीजन। अभी जैसे सपोज करो, इफ आई टॉक अबाउट एग्जांपल लेता हूं BF3 का, सपोज करो जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं BF3 का, तो BF3 के एग्जांपल में सपोज इफ आई टेक द एग्जांपल ऑफ BF3, तो BF3 के एग्जांपल में क्या, बोरॉन जो है कितने 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ना, मतलब इस बोरॉन को 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ही चाहिए, राइट। तो पहले हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेते हैं। H इज इक्वल टू हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A, समझे क्या, राइट। कितना हो गया, हाफ बोरॉन। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है, बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 1s2 2s2 2p1। वैलेंस शेल में कितने 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, समझे क्या। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स प्लस मोनोवैलेंट एटम्स कितने, 3 फ्लोरीन है, फ्लोरीन मोनोवैलेंट एटम होता है 3। ये कटायन है क्या, नहीं। एनायन है क्या, नहीं, समझे क्या, राइट। तो H के वैल्यू कितना आ गया, H के वैल्यू आ गया यहां पे 3, मतलब डेफिनेटली ये जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने वाला है, समझे क्या। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेट, ये सब पहले हटाता हूं, आई विल बी नीडिंग द स्पेस। वेट, हाँ जस्ट 1 मिनट। हाँ, तो मतलब ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो फिर यहां पे बोरॉन जो है ये कितना हो गया, ये हो गया 2s2, राइट, एंड दिस बिकम्स 2p1। इसको BF3 बनाना मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने, 3 सिग्मा बॉन्ड बनाना मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होने चाहिए। अभी इस ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, बस एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है। तो ऐसे तो 3 सिग्मा बॉन्ड नहीं बनेंगे, मतलब जो 2s वाला इलेक्ट्रॉन है उसको तो एक्साइट करना ही पड़ेगा, समझे क्या। तो इसके हिसाब से क्या हो गया, इसके हिसाब से ये क्या बन गया, ये हो गया ऐसे, और फिर ये 2s हो गया, ये 2p हो गया, ये इस तरह से, समझे क्या। और ये क्या हो गया, दिस बिकम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दिस बिकम्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और ये वाला ऑर्बिटल कैसा रह जाएगा, ये वाला ऑर्बिटल ऐसा वेकेंट ऑर्बिटल के फॉर्म में ये रह जाएगा, समझे क्या। तो अगर ये वाला ऑर्बिटल वेकेंट ऑर्बिटल के फॉर्म में रह जाएगा तो देयरफॉर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। अगर इसके पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया, sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया तो किस तरह से ऐसा ज्योमेट्री आ जाएगा ना, sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और जो वेकेंट ऑर्बिटल है वो कैसा हो जाएगा, प्लेन परपेंडिकुलर टू द प्लेन हो जाएगा, ठीक है ना, वो तो तुमने पढ़ा ही हुआ है, राइट। और अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इधर पे आके हाइड्रोजन लग जाएगा, अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा, ठीक है। तो BF3 का हमें स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देने वाला है, BF3 का स्ट्रक्चर हमको दिखाई देने वाला है इस तरह से, BF3, समझे क्या। और ये ऐसे, ये ऐसे, और ये ऐसे, और इसके पास एक कैसा वेकेंट ऑर्बिटल है। तो अभी तुम जैसे बोरॉन का कंपाउंड देख रहे हो, बोरॉन के कंपाउंड में हमें क्या दिखाई दे रहा है, बोरॉन के कंपाउंड में हमें सीधे सीधे ये दिखाई दे रहा है कि कंपाउंड बनने के बाद बोरॉन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आए, बोरॉन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो आए हैं वो कितने आए, 6 इलेक्ट्रॉन्स आए, विच इज लेस देन व्हाट 8 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब बोरॉन का यहां पे क्या है, दैट मीन्स व्हाट, boron has what, incomplete octet. Boron over here has got what, incomplete octet, getting ना। एंड अगर बोरॉन के पास इनकम्प्लीट ऑक्टेट है मतलब डेफिनेटली हमें दिख रहा है कि इसके पास एक जगह है ना, ये वाला ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, ये वाला ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ, मतलब ये वाला ऑर्बिटल इट कैन एक्सेप्ट एटलीस्ट 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो ये एक्सेप्ट कर ही सकता है, समझे क्या। ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो एक्सेप्ट कर ही सकता है, मतलब क्या, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, मींस व्हाट, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है एंड इट कैन एक्ट एज व्हाट, इट कैन एक्ट एज अ लोएस्ट एसिड,
समझा क्या? राइट। तो ग्रुप 13 के कंपाउंड्स भी जो है, ग्रुप 13 के कंपाउंड्स भी जो है, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्योंकि सेंट्रल एटम हैज ओनली व्हाट 6 electrons, which is less than 8 electrons. Therefore, it can also act as a Lewis acid. Electron deficient, it will act as a Lewis acid. ठीक है, ऐसा ये एक चीज, ठीक है। अच्छा, तो ये एग्जांपल्स देख लो कि कौन कौन से लुइस एसिड तरह बिहेव कर सकते हैं। B2H6 भी लुइस एसिड है, ऑल्दो डाइमर बन जाता है BH3 का, मगर फिर भी ये लुइस एसिड है। B2BH3 या B2H6 दोनों के दोनों लुइस एसिड है। AlCl3 एल्यूमिनियम के जितने भी कोवलेंट कंपाउंड्स है, AlCl3, AlBr3, दे ऑल आर एक्टिंग एज व्हाट लुइस एसिड। GaCl3, InCl3, ये सब के सब क्या है, दे ऑल आर एक्टिंग एज व्हाट, दे ऑल आर एक्टिंग एज लुइस एसिड। ठीक है, अभी जितना बोरेन है बस वही बता रहा हूं, राइट। अच्छा, उसके बाद जो है एक चीज पूछी जाती है इसी में, कंपेयर, चलो जितना बताना था वो बता दिया। ठीक है, तो अब देखो जरा, क्योंकि बोरॉन के पास क्या है, बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल होता है, तो बोरॉन के पास वेकेंट ऑर्बिटल कैन एक्ट एज अ लुइस एसिड। ये बोरॉन क्या कर सकता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, और इस वजह से ये एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा। तो ये BF3 क्या हो गया, लुइस एसिड हो गया, अमोनिया क्या हो गया, लुइस बेस हो गया, और ये एसिड बेस रिएक्शन बन गया। उसी तरह से ये जो H+ है, ये जो H+ है, इसके पास क्या है, ये वेकेंट ऑर्बिटल है, और अमोनिया के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये भी लुइस बेस एसिड बेस रिएक्शन है, समझे क्या? उसी तरह से BF3 प्लस F माइनस, F माइनस के पास देखो कितने सारे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और BF3 के बोरॉन के पास क्या वेकेंट ऑर्बिटल है, इस वजह से F माइनस क्या करेगा, अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है BF3 को। इस वजह से BF3 क्या बन गया, BF3 बन गया लुइस एसिड, और F माइनस क्या बन गया, F माइनस बन गया लुइस बेस, और इस वजह से ये लुइस एसिड बेस रिएक्शन है। अच्छा, अभी एक चीज मैं एक चीज बस लिख के दे देता हूं, उसका रीजन जो है मैं अभी नहीं बताऊंगा, जब मैं तुमको पढ़ाऊंगा ग्रुप 13 तभी बताऊंगा। अच्छा, ये जो जनरली पूछ लिया जाता है, ऑर्डर ऑफ लुइस एसिड स्ट्रेंथ, ग्रुप 13 पढ़ाऊंगा तो ही बताऊंगा, अभी बस ऐसे लिख देता हूं, दिमाग पर रख लो, ठीक है, जिससे क्वेश्चन आ जाए तो उसको सॉल्व कर सकते हो। ऑर्डर ऑफ लुइस एसिड स्ट्रेंथ ऑफ बोरॉन ट्राइहेलाइड्स, order of lowest acid strength of boron trihalides, lowest acid strength of boron trihalides will be BF3, BCl3, BBr3 and Bi3. Just remember this. इस ऑर्डर में क्या है, in this order the lowest acid strength nature increases. Just remember this order. इसका रीजन हम पढ़ेंगे ग्रुप 13 में, ग्रुप 13 में ये सब है, सब किताब में लिखा हुआ है, ठीक है, राइट। उसी तरह से सिमिलरली लोएस्ट एसिड स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम कंपैरिजन करते हैं, InCl3, GaCl3 एंड AlCl3, मतलब क्लोराइड्स ऑफ एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, अगर अब उनका लोएस्ट एसिड स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करते हैं, सो दिस इज द लोएस्ट एसिड स्ट्रेंथ का ऑर्डर है ये, समझे क्या? राइट, जस्ट कीप दिस इन माइंड, ठीक है। इसका रीजन जो है ये हम पढ़ेंगे ग्रुप 13 में, ठीक है, अभी नहीं बता रहा हूं। अभी जितना इंपॉर्टेंट है, जो दिमाग में रखने वाली चीज है, वो चीज को दिमाग में बैठा लो, नोट्स में लिख लो, ठीक है, और इसको ध्यान रखो। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द लोएस्ट एसिड स्ट्रेंथ। दो चीजें मैंने बताई तुमको, ठीक है। अच्छा, तो यहां पे आते हैं हम लोग, तो यहां पे क्या कह रहे हैं, अब देखो यहां पे एग्जांपल्स को ध्यान से देखना है, एग्जांपल्स समझना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स लुइस एसिड तरह बिहेव कर सकते हैं, क्योंकि एग्जांपल से ही इसमें क्वेश्चन निकलता है, थ्योरी तो कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। तो वही मैं एग्जांपल्स के थ्रू ही तुम्हें बता रहा हूं।
ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द लुईस कंसेप्ट द गिवन स्पीशीज कैन एक्ट एज लुईस एसिड्स. फर्स्ट, द मॉलिक्यूल्स इन विच सेंट्रल एटम हैज गॉट इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ये मैंने बता दिया. ग्रुप 2 है और ग्रुप 13 है. ठीक है, तो जैसे इसमें कुछ ही नाम दिए हैं, BF3, AlCl3, GaCl3, कुछ ही नाम दिए हैं इसमें, और ये वाला रिएक्शन है. ठीक है, जैसे अमोनिया प्लस AlCl3, ये भी ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा. तो ये पहला वाला तो मैंने तुम्हें बता दिया कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स, कौन कौन से स्पीसीज कैन एक्ट एज लुईस एसिड्स. राइट, सो दिस आई हैव टोल्ड यू. ठीक है, उसके बाद सेकेंड वाला, द मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज गॉट वेकेंट डी ऑर्बिटल. मतलब सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा है या हो सकता है ऑक्टेट से ज्यादा भी इलेक्ट्रॉन्स हो, मगर उसके बाद भी सेंट्रल एटम इज हैविंग व्हाट, वेकेंट डी ऑर्बिटल. तो सच मॉलिक्यूल्स आल्सो कैन एक्ट एज लुईस एसिड. समझे क्या? तो वेकेंट डी ऑर्बिटल, तो मॉलिक्यूल्स हैविंग द वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, तो ये तो हम आसानी से समझ सकते हैं ना. तो सेंट्रल एटम ऑफ द हैलाइड सच एज सिलिकॉन हैलाइड, जर्मेनियम हैलाइड. समझे क्या? डी ऑर्बिटल कहां से बनना स्टार्ट होता है? पहली बात, डी ऑर्बिटल कहां से बनना स्टार्ट होता है? डी ऑर्बिटल बनना स्टार्ट होता है फोर्थ पीरियड से. ठीक है, तो अगर डी ऑर्बिटल भरना स्टार्ट होता है फोर्थ पीरियड से डी ऑर्बिटल का भरना स्टार्ट होता है, तो ग्रुप 2 तो एक कैटेगरी हो गया लुईस एसिड का, ग्रुप 13 तो एक कैटेगरी हो गया लुईस एसिड का. भाई ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, गेटिंग ना, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट. व्हाई आर दे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? व्हाई डू दे एक्ट एज लुईस एसिड? ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट. गेटिंग ना, ड्यू टू इनकम्प्लीट ऑक्टेट. ये तो इस वजह से लुईस एसिड तरह बिहेव करते हैं. ठीक है, अब आती है बात किसकी? ग्रुप 14, ग्रुप 15 एंड ग्रुप 16 की. समझे क्या? तो सेकेंड पीरियड में वी हैव कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड व्हाट, एंड लेड. समझे क्या? उसी तरह से वी हैव नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड व्हाट, बिस्मथ. बात समझे? एंड सिमिलरली वी हैव ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम. समझे क्या? राइट, तो ये हम जानते हैं, इसको हम हटा देते, तो इसका काम नहीं है. तो यहां पे वी ऑल नो दैट दिस इज सेकेंड पीरियड, दिस इज थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड. यस और नॉट? राइट. तो सेकेंड पीरियड में भाई डी ऑर्बिटल्स का तो अवेलेबिलिटी होता ही नहीं है. सेकेंड पीरियड में तो देयर इज नो अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स. ठीक है, नो डी ऑर्बिटल्स, डी ऑर्बिटल होते ही नहीं है. इधर पे भी डी ऑर्बिटल होते ही नहीं. डी ऑर्बिटल कहां से आते हैं? डी ऑर्बिटल्स आते हैं 3D, 4D, 5D, 6D. गेटिंग ना? डी ऑर्बिटल्स का अवेलेबिलिटी होता है थर्ड पीरियड ऑनवर्ड से. ठीक है, तो थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स जो कंपाउंड्स होंगे फ्रॉम ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16, उनके पास क्या होगा? वेकेंट डी ऑर्बिटल होगा. ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया हैलाइड्स ऑफ सिलिकॉन. गेटिंग ना? जैसे एग्जांपल क्या दिया गया? एग्जांपल दिया गया सिलिकॉन हैलाइड्स, जर्मेनियम हैलाइड्स. समझेगा? एग्जांपल्स को ध्यान दो, एग्जांपल्स को याद रखो. राइट, जैसे इसमें एग्जांपल कह रहे हैं हैलाइड्स ऑफ सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिटेनियम, टिन, फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड, सल्फर का हैलाइड, SeF4, TeCl4 have vacant d orbitals. समझे क्या? These can therefore accept electron pair and they act as what? Lewis acid. तो इस पे ध्यान दो, एग्जाम्पल पे ध्यान दो. मैं इसमें क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? मैं इसमें ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, पहले एक चीज समझ लो कि मैक्सिमम 2d orbitals can be used to form bonds generally. मतलब क्या? sp3d2 तक परमिटेड है, sp3d2 तक
परमिटेड है कि हाँ भाई कि अगर डी ऑर्बिटल्स खाली दिख रहे हैं तो मैक्सिमम ओवरऑल 2 ही डी ऑर्बिटल यूज करा सकते हो, किसके लिए? इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए। समझे क्या करेंगे ना? तो मैं ऐसे लिख देता हूं, मैक्सिमम कैन बी यूज्ड टू फॉर्म, कैन बी यूज्ड टू accept electron pair from Lewis base, or maximum 2 numbers of d orbitals are generally involved in बॉन्डिंग। समझेगा? ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये मैं इसलिए बता रहा हूं जिससे तुम समझने में आसानी हो। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल दिया गया है हैलाइड्स ऑफ सिलिकॉन जर्मेनियम। तो सिलिकॉन जर्मेनियम किस में आते हैं? सिलिकॉन जर्मेनियम एंड टिन, दे कम अंडर द ग्रुप 14। सिलिकॉन जर्मेनियम एंड टिन दे कम अंडर व्हाट? ग्रुप 14। जैसे SiX4, यहां पे SiX4 दिया है, अगर SiX4 दिया है, X दिया है ना, मतलब X दिया मतलब कोई सा भी हैलाइड हो सकता है। समझे क्या? उसी तरह GeX4 दिया है, मतलब कोई सा भी हैलाइड हो सकता है। मगर यहां पे स्पेशली क्या दिया गया? SnCl4 दिया गया है, मतलब Sn के साथ क्लोरीन ही परमिटेड है और कुछ परमिटेड नहीं है। इस बात का ध्यान कर लो। समझे क्या? राइट। तो जैसे सपोज करो, अगर हम बात करें यहां पे, जैसे अगर हम बात करते हैं जैसे SiX4, पहले मैं SiX4 की बात करता हूं। तो SiX4 में सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। ठीक है, वो चेक कर लेना। सिलिकॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 आएगा। ठीक है, तो बेसिकली अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया तो सिलिकॉन क्या होता है? सिलिकॉन होता है 3s, और ये क्या हो गया? ये हो गया 3p। और यहां पे 3d कैसा है इसका? ये पूरा खाली है, 3d पूरा खाली है। ठीक है, तो सिलिकॉन 3s2, सिलिकॉन बेस पे क्या होता है? 3s2 3p2 होता है। गेटिंग ना? इट इज बेसिकली 3s2 3p2, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाने तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे, तो ये वाला एक इलेक्ट्रॉन उठ के क्या हो जाएगा? इधर पे एक्साइट हो जाएगा, और फिर ये sp3 हाइब्रिडाइज हो जाता है। sp3 हाइब्रिडाइज हो गया, और ये सब के सब क्या हो जाते हैं? इन्वॉल्व हो जाते हैं किसमें? इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन में, sp3 हाइब्रिड। अभी ये क्या है? ये खाली बच गया। तो ये 5 डी ऑर्बिटल है। 5 डी ऑर्बिटल में एट द मोस्ट जो बॉन्डिंग में यूज हो सकते हैं, कितने यूज हो सकते हैं? 2 डी ऑर्बिटल्स यूज हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सबके सब यूज कर सकते हैं, फिर वो अनस्टेबल हो जाएगा। एट द मोस्ट ओनली 2 डी ऑर्बिटल्स कैन बी यूज्ड। समझे क्या? तो अगर एट द मोस्ट बस 2 डी ऑर्बिटल यूज हो सकते हैं, तो अगर ये SiX4 है तो इसके पास 2x माइनस आ भी गए। अगर SiX4 है, मैं यहां पे लिखता हूं, अगर ये यहां पे हमारे पास क्या है? SiX4 है प्लस 2x माइनस, x माइनस पास क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। x क्या है? हैलोजन है। किस तरह से? एक x माइनस ये ऐसा, और दूसरा x माइनस इस तरह से, ये ऐसा। तो एक x माइनस क्या करेगा? एक के साथ ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, H6 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 -2। समझे क्या? राइट। तो ये SiX4, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्या है? ये लोएस्ट एसिड है। SiX4 क्या है? ये S, ये जो है ये लोएस्ट एसिड है। उसी तरह से जैसे जर्मेनियम GeX4, जैसा टिन है वैसा जर्मेनियम है। समझे क्या? टिन में कौन सा था? 3d वेकेंट था। जर्मेनियम में क्या हो जाएगा? 4d वेकेंट हो जाएगा। प्लस क्या? 2x माइनस, ये क्या दे देगा? ये दे देगा GeH6 -2। अभी अगला आता है टिन। टिन के लिए SnCl4 प्लस 2Cl माइनस गिव्स व्हाट? SnCl6 -2। सब सेम कंसेप्ट जा रहा है। समझेगा? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा SnCl6 -2। समझे क्या?
SnCl6 -2। ठीक है, टिन के लिए बस यही एक एक्सक्लूसिव एग्जांपल है, SnCl4 कैन एक्ट एज लुईस एसिड। कोई और हैलाइड आ जाएगा तो फिर वो लुईस एसिड तरह बिहेव नहीं करेगा। रीजन पढ़ेंगे ग्रुप 14 में। अभी बस बुलेट पॉइंट्स पढ़ा रहा हूं, ठीक है, जिनसे जिनसे क्वेश्चन निकलते हैं, समझे क्या? राइट, गेटिंग ना? राइट, SnCl4 ही लुईस एसिड। अभी पूछा जाए SnF4 लुईस एसिड क्या? नहीं भाई, SnF4 लुईस एसिड नहीं है। टिन में जो हैलाइड है टिन का, बस वो SnCl4 ही लुईस एसिड है। ठीक है, रीजन हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप 14 में, किताब में लिखे हुए रीजंस एनसीईआरटी में। अभी बस इंपॉर्टेंट चीजें ही पढ़ा रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, उसी तरह से जैसे अगर हम लोग आते हैं फास्फोरस के हैलाइड्स में, फास्फोरस के हैलाइड्स में जैसे हमारे पास है PX3, ठीक है, फिर हमारे पास है PF5। अब जैसे PX3 लिखा है, मतलब PX3 मतलब क्या? कोई सा भी हैलोजन चलेगा। PX3 लिखा है मतलब क्या? कोई सा भी हैलोजन चलेगा। मगर PF5 लिखा है मींस व्हाट? स्पेसिफिकली जो हैलोजन चलेगा वो फ्लोरीन ही चल सकता है। थोड़ा हम लोग टॉलरेट कर सकते हैं, वो क्या? PCl5 भी हो सकता है, PCl5 भी चल जाता है, मगर जो मोस्ट ऑब्वियस वो क्या है? PF5 है। जैसे यहां पे क्या लिखा है? यहां पे लिखा है PX3, तो PX3 लिखा है मतलब X मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे यहां पे था SiX4, तो SiX4 में जैसे यहां पे एग्जांपल ले लिया SiF4 का, तो SiF4 और 2F माइनस गिव्स व्हाट? SiF6 -2। ये कॉम्प्लेक्स, समझे क्या? उसी तरह जैसे हम बात करें किसकी? हम बात करते हैं जैसे PX3 की। PX3, तो जैसे हमने एग्जांपल ले लिया, कौन सा? हमने एग्जांपल ले लिया PCl3 का। तो PCl3 का एग्जांपल ले लेंगे, तो PCl3 का हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकाल के PCl3 का स्ट्रक्चर बनाएंगे, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, है कि नहीं? sp3 हाइब्रिडाइज फास्फोरस होता है। और अगर ये sp3 हाइब्रिडाइज फास्फोरस हो गया है, तो बेसिकली यहां पे फास्फोरस है 3s2 और ये क्या? 3p3, है कि नहीं? 3p3, ये क्या हो गया? sp3 हो गया, ये 3s हो गया, ये 3p हो गया, समझे? और यहां पे क्या बचा? 3D तो खाली बच गया ना यहां पे। तो यहां पे क्या हो सकता है? यहां पे बेसिकली जैसे हमारे पास PX3 है, तो PX3 में कोई सा भी लुईस बेस आ जाएगा, मतलब कोई सा भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला स्पीशीज आ जाएगा, वो आराम से अपना इलेक्ट्रॉन यहां पे ऐसे डोनेट कर सकता है, क्योंकि वेकेंट डी ऑर्बिटल है। तो PX3 कैन एक्ट एज अ लुईस एसिड। उसी तरह से जैसे एग्जांपल में आया क्या? PF5 जैसे एग्जांपल में आया, PCl5 भी चलो देख लेते हैं। जैसे PF5 एग्जांपल में आ गया, तो PF5 में क्या है? sp3d फास्फोरस है, ठीक है, और हमने इसका हाइब्रिडाइजेशन वगैरह निकाला हुआ है, तो ये हम जानते हैं, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मैं बस इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दिखा रहा हूं। ये फास्फोरस हो गया, ये 3s हो गया, और ये क्या हो गया? दिस बिकम्स 3p, ये हो गया 3p, समझे क्या? इस तरह से। और यहां पे 3D कैसा था? 3D कैसा है? खाली है, ठीक है, क्योंकि यहां पे 5 सिग्मा बॉन्ड बनाने मतलब 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे। तो अगर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक 3s वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर कहां चला जाएगा? 3D में चला जाएगा। और यहां पे हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया। sp3d हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद भी कितने डी ऑर्बिटल यूज हुए? बस एक ही डी ऑर्बिटल यूज हुआ है ना। मैंने बताया कि एट द मोस्ट 2 डी ऑर्बिटल तक तो यूज हो सकते हैं, ठीक है, राइट। तो अभी एक डी ऑर्बिटल कैसा है? अभी भी खाली पड़ा हुआ है। तो अगर अभी एक डी ऑर्बिटल खाली पड़ा हुआ है, तो यहां पे हमारे पास जो PF5 है, PF5 में क्या हो सकता है? एक F माइनस, बस एक F माइनस आएगा और अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करके चला जाएगा। ये क्या दे देगा? PF6 -1, समझे क्या? सो PF5 कैन एक्ट एज व्हाट? इट कैन एक्ट एज अ लोएस एसिड, समझे क्या? उसी तरह सेम रीजनिंग पे मैं ऐसे बोल सकता हूं PCl5 प्लस एक Cl माइनस एक्सेप्ट कर लेगा, और ये क्या दे देगा? PCl6 -1, मतलब ये भी इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ व्हाट? इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ लोएस एसिड। बात समझे क्या? राइट, तो ये चीजें हैं, ठीक है, राइट, ठीक है। उसी तरह से जैसे SF4 का मैंने एग्जांपल दिया, SF4 में हम समझते हैं
अब ये SF4, SeF4 एंड TeCl4, समझे क्या? SF4, SeF4 एंड TeCl4 दे कैन ऑल्सो एक्ट एज व्हाट? लुईस एसिड, क्योंकि इनके पास भी कैसा वेकेंट डी ऑर्बिटल है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे ये क्या है? SF4 है। SF4 में हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे, H इज इक्वल टू कितना हो गया? हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A। सल्फर क्या होता है? सल्फर होता है 3s2 3p4, मतलब V कितना हो गया? 6 हो गया, ठीक है। M कितना है? मोनोवैलेंट एटम्स कितने हैं? 4 फ्लोरीन, मतलब M कितना हो गया? 4। तो H कितना आ गया? H आ गया कितना? हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A, मतलब कितना? हाफ V कितना हो गया? 6 प्लस M कितना? 4, समझे क्या? ये हो गया 6, M कितना? 4 माइनस 0 प्लस 0, तो ये कितना बन गया? ये बन गया H कितना बन गया? 5 बन गया। मतलब कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3d हाइब्रिडाइजेशन, समझे क्या? तो अगर यहाँ पे sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया है, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया H इज इक्वल टू कितना? सिग्मा प्लस लोन पेयर। H कितना आया? 5 आया। SF4 सिग्मा कितने? 4, तो लोन पेयर कितना? X कितना आ गया? 1 आ गया ना, एक लोन पेयर रहेगा। तो सल्फर क्या होता है? बेसिकली सल्फर होता है 3s2 3p4, ऐसा होता है ना सल्फर। और 3D कैसा होता है? 3D कैसा होता है? 3D जो है वो एकदम खाली होता है, ठीक है। तो हमें लोन पेयर कितना चाहिए? बस एक ही चाहिए, तो एक लोन पेयर को एक्साइट कराना पड़ेगा, तो एक 3p वाला पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर 3D पहुंच जाएगा। तो इस बेसिस पे क्या हो जाएगा? ये ऐसे, ये इस तरह से, और ये ऐसा, ठीक है। तो जस्ट वेट, हाँ, सो ये हो गया, ये ऐसा। जस्ट वेट, हाँ, 1 मिनट। हाँ, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, और हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन आया sp3d, समझे क्या? हाइब्रिडाइजेशन आया sp3d इज द हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो बेसिकली ये सब के सब जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सब के सब इन्वॉल्व हो जाएंगे किसमें? बॉन्ड फॉर्मेशन में। अभी भी इसके बाद अभी भी क्या है? एक डी ऑर्बिटल यूज हो सकता है, समझे क्या? तो एक डी ऑर्बिटल अगर यूज हो सकता है तो एटलीस्ट हम एक F माइनस ला करके इसको यहां पे ऐसे इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, समझे क्या? तो इस वजह से ये भी क्या हो जाएगा? दिस कैन ऑल्सो एक्ट एज अ लोएस्ट एसिड, मतलब SF4 प्लस F माइनस कैन गिव SF5 माइनस 1। एंड ऑन द सेम ग्राउंड्स, ऑन द सेम रीजनिंग, तो एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखो। मैंने फिर से बताया इससे क्वेश्चंस निकलते हो तो एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन निकलते हैं। एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखो, ठीक है ना? राइट। सो ऑन द सेम बेसिस बाकी जो है SeF4 एंड TeCl4, SeF4 एंड TeCl4 टेलुरियम ग्रुप 16 का ही है, तो ये भी क्या है? ये भी एक लोएस्ट एसिड है। उसी तरह से थर्ड कैटेगरी विच कैन एक्ट एज अ लोएस्ट एसिड आर सिंपल कैटायंस। तो ऑल कैटायंस आर एक्सपेक्टेड एज लोएस्ट एसिड्स बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। शायद तुमने पहले नहीं पढ़ा होगा, मगर अभी ध्यान रखो कि जितने भी कैटायंस हैं वो सब के सब लोएस्ट एसिड तरह बिहेव कर सकते हैं, बिकॉज दे ऑल आर व्हाट? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इन नेचर, उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। हाउएवर कैटायंस सच एज, तो सबसे पहले ऑल कैटायंस आर एक्सपेक्टेड टू बी लोएस्ट एसिड, मतलब दे कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बट those cations which are having inert gas configuration have a very little tendency to accept electron। जैसे कौन कौन से cations? जिनका little tendency, जिनका lowest electron है, जिनका inert gas configuration है Na+, K+, Ca+2, समझे क्या? तो वो उतने अच्छे लोएस्ट एसिड नहीं है, मगर उनके अलावा while the cations like H+, Ag+, Fe+3, Cu+2
इनके पास क्या है, तुम अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना जानते हो, देख सकते हो, इनके पास नो इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, दे डू नॉट हैव इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन, समझे क्या? एंड अगर इनके पास इनर्ट गैस कन्फिग्रेशन नहीं है, सो दे हैव गॉट ग्रेटर टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर दे एक्ट एज लुईस एसिड। जैसे एग्जांपल देखो, Ag+, हमने पढ़ा ना कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कंपाउंड्स में, Ag++2 अमोनिया, ये कॉम्प्लेक्स सिल्वर का बन गया, आयरन का कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है? तो ये सारी चीजें। फिर उसके बाद फोर्थ कैटेगरी ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच कैन एक्ट एज लुईस एसिड आर मॉलिक्यूल्स हैविंग मल्टीपल बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ डिसिमिलर EN वैल्यूज, ठीक है? तो दे कैन ऑल्सो एक्ट एज लुईस एसिड। किस तरह से, क्यों ऐसा? जैसे सब तुमने पढ़ा है, ऑर्गेनिक में भी तुमने पढ़ा हुआ है। जैसे अगर मैं बात करूं CO2 में, वो मॉलिक्यूल्स जिनके पास मल्टीपल बॉन्ड्स हैं बिटवीन एटम्स ऑफ डिसिमिलर EN वैल्यू, मतलब मल्टीपल बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड अ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। जैसे कार्बन है, कार्बन का EN वैल्यू कितना है, 2.4 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 3.6 होता है। तो यहां पे क्या मल्टीपल बॉन्ड है दोनों के बीच। तो जनरली जब ऑर्गेनिक में ये रिएक्शन करेंगे, कैसा भी रिएक्शन करेंगे, तो पॉसिबिलिटी, हायर पॉसिबिलिटी क्या, हायर पॉसिबिलिटी ये है कि भाई ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है टूट जाएगा टुवर्ड्स ऑक्सीजन, एंड अगर ये पाई इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स ऑक्सीजन टूट गया तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, एज अ रिजल्ट ये होगा कि कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ जाएगा। मतलब कार्बन का एक ऑर्बिटल क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। मतलब अगर एक ऑर्बिटल खाली हो गया कार्बन का, मींस कार्बन के पास एक ऑर्बिटल क्या हो गया, खाली हो गया, वेकेंट ऑर्बिटल आ गया, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन, तो कार्बन का जो ऑर्बिटल पाई इलेक्ट्रॉन फॉर्म कर रहा था, वो तो पाई बॉन्ड जो फॉर्म कर रहा था वो तो वेकेंट हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन जो है पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन पे लेकर के निकल गया, समझे क्या? सो दोज मॉलिक्यूल्स जिसमें there exists a multiple bond between atoms of dissimilar EN value, they are also acting as Lewis acid। जैसे CO2, SO2, अभी मैंने एग्जांपल दिया SO2 का, SO2 plus SO2 gives SO plus 2 plus SO3 minus 2, उसी तरह से SO3 also, समझे क्या? राइट, तुमने ये सारे स्ट्रक्चर्स तुम्हें पता है, we all know the structures of all these things, करेंगे ना? CO2 हो गया, राइट, उसी तरह से ये SO2 भी हो गया। तो एग्जाम्पल्स को ध्यान रखो, थ्योरी में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम्पल से क्वेश्चंस निकल, क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसोएशन पूछे जाते हैं, एसोएशन पूछे जाते हैं, एसोएशन पूछे जाते हैं, एसोएशन पूछे जाते हैं, SO2 हो गया, राइट। उसी तरह से जैसे SO3 हो गया, गेटिंग ना? अगर मैं SO3 का स्ट्रक्चर बनाऊं, वेट, हाँ, हम यहां पे बात कर रहे थे ना, जैसे CO2 हो गया, SO2 हो गया, SO3 हो गया। जैसे मैं CO2 का स्ट्रक्चर बनाऊं, अगर मैं CO2 का स्ट्रक्चर बनाऊं, स्ट्रक्चर ऑफ CO2, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ SO2, उसी तरह से स्ट्रक्चर ऑफ SO3, ये सब क्या है, ये सब लुईस एसिड हो सकते हैं, क्योंकि ये वाला कोई सा भी मल्टीपल बॉन्ड जो अगर टूटेगा, इट कैन ब्रेक टुवर्ड्स ऑक्सीजन और लीविंग बिहाइंड प्लस चार्ज ऑन कार्बन। इसमें से एक दिस बॉन्ड कैन ब्रेक टुवर्ड्स ऑक्सीजन लीविंग बिहाइंड प्लस चार्ज ऑन सल्फर। उसी तरह से यहां पे भी वन ऑफ द बॉन्ड कैन ब्रेक टुवर्ड्स ऑक्सीजन लीविंग बिहाइंड प्लस चार्ज ऑन सल्फर, समझेगा? सो जैसे ही प्लस चार्ज आ गया तो वो सेंट्रल एटम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, और वो तुरंत क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, समझे क्या? So this is another example. So thus under the influence of attacking Lewis base, one pi electron pair is shifted towards a more electronegative atom, ठीक है? और फिर ये तुम देख सकते हो कि जैसे अगर OH माइनस अटैक करने आया तो एक पाई इलेक्ट्रॉन टूट गया टुवर्ड्स, और एक पाई बॉन्ड टूट गया टुवर्ड्स ऑक्सीजन, और कार्बन पे क्या आ गया, प्लस चार्ज आ गया, और कार्बन पे प्लस चार्ज आ गया तो OH ने क्या कर दिया, OH ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसको? OH ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया कार्बन को, समझे क्या? देख सकते हो यहाँ पे कार्बन को, और ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन गया, क्या बन गया, HCO3 माइनस, समझे क्या? उसी तरह से लास्ट एग्जांपल विच कैन एक्ट एज लुईस एसिड इज
एलिमेंट्स विद एन इलेक्ट्रॉन सेक्सटेट, जैसे ऑक्सीजन एंड सल्फर एटम्स कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन्स in their valency shell and can accept a lone pair of electron and hence can act as a Lewis acid. जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एटम है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल नहीं, ऑक्सीजन एटम जो है, ऑक्सीजन एटम पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एनायन बना सकता है एक तरह से, समझेगा, दोज विच कैन फॉर्म एनायंस, एक तरह से ऐसा बोल सकते हैं। सल्फर कैन फॉर्म S-2 एनायन, समझेगा, तो एक तरह से यहां पे ऑक्सीजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट, O-2, सल्फर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स व्हाट, S-2, गेटिंग। तो ये ग्रुप 16 के एटम्स है बेसिकली। लास्ट वाला एग्जांपल जो ना, दोज विच हैव सेक्सटेट, तो ये ग्रुप 16 के एटम्स, ग्रुप 16 के एटम्स दैट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन टू अटेन नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, समझे क्या? तो वो सब है। उसी तरह से अगला वाला, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, द फॉलोइंग स्पीशीज कैन एक्ट एज लुईस बेसिस। तो न्यूट्रल इज वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो ये टिक मार्क कर लो, जिनके पास न्यूट्रल स्पीशीज, जिनके पास एटलीस्ट एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, दे कैन एक्ट एज लुईस बेसिस, समझा गया, क्योंकि लुईस बेस होने के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना जरूरी होता है। फिर नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज और सिंपल एनायंस, Cn- लाइगेंड होता है, पता है, Cl- लाइगेंड होता है लुईस बेस, OH- लाइगेंड होता है लुईस बेस, F- लाइगेंड होता है लुईस बेस, हमने पढ़ लिया कोऑर्डिनेशन में। फिर मल्टीपल बॉन्डेड कंपाउंड्स, the compounds which form coordination compounds with transition metals such as CONO, neutral ligands हमने पढ़ा हुआ है, इथाइलिन न्यूट्रल लाइगेंड पढ़ा हुआ है, एसिटिलीन न्यूट्रल लाइगेंड पढ़ा हुआ है, they can also act as what, Lewis bases, समझे क्या, राइट। तो ये सारी चीजें, ये तो सिंपल सी चीजें करेंगे ना। अब देखो इंपॉर्टेंट चीज, all Bronsted bases are also Lewis bases, but all Lewis acids are not Bronsted acids। ऑल ब्रॉन्सेड बेसिस, जितने भी ब्रॉन्सेड बेसिस है, मतलब वो सारे बेसिस जो H+ को एक्सेप्ट कर सकते हैं। H+ को कौन एक्सेप्ट कर सकता है? एनी सब्सटेंस which has a lone pair of electron, this is a Lewis base, and this Lewis base can accept H+ because ये अपना लोन पेयर दे सकता है। तो क्योंकि X के पास लोन पेयर है तो ये लुईस बेस है, और क्योंकि अपना लोन पेयर ये किसी H+ को दे सकता है और ये XH फॉर्म कर सकता है, इस वजह से ये जो है ये ब्रॉन्सेड बेस भी हो गया। X विद अ लोन पेयर क्या हो गया, ये ब्रॉन्सेड बेस भी हो गया, गेटिंग ना। तो वही चीज बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं कि ऑल ब्रॉन्सेड बेसिस आर ऑल्सो व्हाट, लुईस बेसिस, समझे क्या? जितने भी ब्रॉन्सेड बेसिस हैं, ब्रॉन्सेड बेस क्या करता है, वो H+ को एक्सेप्ट करता है। वो H+ को कैसे एक्सेप्ट करते हैं, अपना लोन पेयर देता है तभी एक्सेप्ट करते हैं ना, तभी तो जितने भी ब्रॉन्सेड बेसिस है वो सबके सब लुईस बेसिस है, इंपॉर्टेंट है। बट ऑल लुईस एसिड्स आर नॉट ब्रॉन्सेड एसिड्स, जैसे फॉर एग्जांपल BF3 लुईस एसिड है, ये क्या करता है, BF3 ये क्या है, ये लुईस एसिड है ना, बट ये ब्रॉन्सेड एसिड है क्या? नहीं भाई, इसके पास नो प्रोटॉन, कोई प्रोटॉन तो है नहीं इसके पास। मगर ये अमोनिया जो है ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है H+ के साथ, और क्या बन जाएगा, NH4+ बन जाएगा। तो अमोनिया एक तरह से क्या कर रहा है, प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है ना, तो ये अमोनिया क्या है, ब्रॉन्सेड बेस है, क्योंकि प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और क्योंकि प्रोटॉन कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, लोन पेयर देके एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये लुईस बेस भी है, समझे क्या, राइट। तो ध्यान रखो, जितने मैंने एग्जांपल्स बताए हैं वो सारी चीजों को ध्यान रखो, समझे क्या। तो वही जो स्टेटमेंट है कि ऑल ब्रॉन्सेड बेसिस आर लुईस बेसिस, बट ऑल लुईस एसिड्स आर नॉट ब्रॉन्सेड एसिड्स, ठीक है, राइट। देन लिमिटेशंस पढ़ लो जरा एक बार, तुम्हारे पास PDF है, ये लिमिटेशंस को पढ़ लेना, ठीक है। फिर उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 देख लो, खुद से कर लोगे, ठीक है। तो क्या करेंगे कि व्हाट इज द लुईस एसिड एंड बेस इन द फॉलोइंग रिएक्शन, तो अमोनिया लुईस बेस है, Ag+ लुईस एसिड, हमने एग्जाम्पल देखे अभी, ठीक है। फिर देन व्हाट अलाउज इथॉक्सी इथेन टू बिहेव एज अ लुईस बेस, इथॉक्सी इथेन जो होता है उसमें ईथर है ना, इथॉक्सी इथेन जो है
इथॉक्सी इथेन जो है ROR ईथर है ना, तो ऑक्सीजन पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेक व्हाट इथॉक्सी इथेन लुईस बेस। समझे क्या? तो ये सारे क्वेश्चंस को तुम देख लेना। देन उसके बाद एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड AlCl3 is a Lewis acid or a Lewis base? It is a Lewis acid. AlCl3 समझे क्या? और Lewis base और both, तो Lewis acid तो है ये, AlCl3 Lewis acid तो है। अभी AlCl3 में क्लोरीन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो AlCl3 का क्लोरीन अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, तो AlCl3 इज ऑल्सो Lewis acid एज वेल एज अ Lewis base। इस वजह से AlCl3 क्या है? बोथ। समझे क्या? राइट। तो बेसिकली यहां पे वेट, जस्ट वेट 1 मिनट। acid bases, yeah, बहुत हैंग हो रहा है आज, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। हाँ, तो ये जो था मैंने जो बताया ना, AlCl3 सिल्वर आयन, पहला वाला सॉल्यूशन सिल्वर आयन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अमोनिया, तो Ag प्लस लुईस एसिड है, अमोनिया लुईस बेस है। ईथर हैज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन लाइक वाटर, तो ईथर इज अ लुईस बेस। अब देखो अगला वाला क्वेश्चन जो था, AlCl3 लुईस एसिड है कि लुईस बेस है, तो AlCl3 जो है इट इज बोथ लुईस एसिड एज वेल एज लुईस बेस। अगर तुम्हें ध्यान हो, बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था AlCl3 exists as a dimer। किस तरह से? AlCl3 जो है Al, ये Cl, ये Cl, ये Cl और ये इसका वेकेंट ऑर्बिटल। एल्यूमिनियम के पास एक वेकेंट ऑर्बिटल होता है ना, अभी बताया, ठीक है, ग्रुप 13 का है। उसी तरह से यहां से दूसरा, ये Al, ये Cl, ये Cl, ये Cl और इसका ये वेकेंट ऑर्बिटल एल्यूमिनियम का। तो AlCl3 एग्जिस्ट एज अ डाइमर। समझे क्या? किस तरह से? एक जो क्लोरीन है, एक AlCl3 का जो क्लोरीन उसके पास कितने हैं? 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये वाला AlCl3 इसका जो एक क्लोरीन इसके पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस वाले एल को दे देगा। और दूसरे AlCl3 का जो क्लोरीन है, दूसरे AlCl3 का जो क्लोरीन है उसके पास भी कितने? 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये वाला क्लोरीन भी अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले Al को दे देगा। तो बेसिकली ये किस तरह से एग्जिस्ट करेगा? ये एग्जिस्ट करेगा डाइमर के फॉर्म में, Al ये ऐसा, और दूसरा वाला ये Al, Cl और Cl। तो बेसिकली यहां पे क्या हो रहा है? इस वाले क्लोरीन ने ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर दिया और इस वाले क्लोरीन ने ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर दिया। समझे क्या? राइट। तो ये क्या बन गया? ये बन गया Al2Cl6, Al2Cl6 डाइमर ऑफ AlCl3। तो ये एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, तो एल्यूमिनियम यहां पे हो गया लुईस एसिड, और क्लोरीन क्या हो गया? क्लोरीन हो गया लुईस बेस। समझेगा? और हमने ये पढ़ा भी था कि Al2Cl6 जो होता है, Al2Cl6 जो होता है, इट इज अ 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होते हैं इसके पास। 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कौन कौन से? देखो सेंटर्स, एक सेंटर ये, एक सेंटर ये, एक सेंटर ये, मतलब ये जो ब्रिज है, ये जो ब्रिज है। उसी तरह ये वाला ब्रिज जो है, एक सेंटर ये, एक सेंटर ये और एक सेंटर ये, तो 3 सेंटर हो गए। इन 3 सेंटर्स बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? एक ये इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ, समझे क्या? और ये एक लोन पेयर शेयर हुआ, इस तरह से। उसी तरह यहां पे क्या? ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए और ये लोन पेयर शेयर हुआ।
तो Al2Cl6 के पास डाइमर है, इट हैज गॉट 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, कितने 2 नंबर्स, ऐसे 2 बॉन्ड्स होते हैं, समझे क्या? एंड Al2Cl6 इज नॉट अ लोएस एसिड, क्योंकि अब इसके पास इलेक्ट्रॉन का डेफिशिएंसी नहीं है। Al2Cl6 इज नॉट अ लोएस्ट एसिड बिकॉज Al2Cl6 के पास अब इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं है। क्यों इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी नहीं है Al के पास? क्योंकि ये वाला जो Al है इसको पहले वाले AlCl3 के क्लोरीन ने क्या कर दिया, अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, मतलब दे दिए, शेयर कर लिए, समझे क्या? और उसी तरह से ये वाला जो Al है इसको इस वाले AlCl3 के क्लोरीन ने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन जो यूज नहीं हो रहे थे वो शेयर कर लिए, समझे क्या? राइट, सो इट हैज गॉट व्हाट 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। चलो अच्छा, इसको मत लिखो, ये लुईस एसिड के नहीं, डोंट राइट दिस। अभी इसको हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 13 में ही पढ़ेंगे, इसको हम लोग ग्रुप 13 में पढ़ने वाले, ठीक है? राइट, Al2Cl6 इज अ डाइमर, तो AlCl3 इज अ लुईस एसिड एज वेल एज अ लुईस बेस बोथ। बात समझ गए होगे मेरे हिसाब से, ठीक है? राइट, फिर उसी तरह से कैन गो थ्रू दिस एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है? तो लुईस एसिड बेस हो गया यहां पे। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कह रहा है? एग्जाम्पल नंबर 5 कह रहा है कि हाउ डू यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ H2O3-2 फ्रॉम SO3-2 इन टर्म्स ऑफ लुईस एसिड बेस थ्योरी। तो तुम देख सकते हो ये सल्फर है, मैंने बताया ऑक्सीजन सल्फर एटम्स कैन एक्ट एज लुईस एसिड्स, ठीक है? और ये क्या है? ये SO3-2 है। तो SO3-2 में ये वाला जो सल्फर है SO3-2 में जानते हैं ना, SO3-2 वी ऑल नो SO3-2, H2SO3 हम जानते हैं ना, ये और ये ऐसा, समझा क्या? तो ये SO3-2 है और ये सल्फर है, मैंने बताया सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो इसने क्या किया है, SO3-2 का जो सल्फर है उसने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, किसको? सल्फर को। और फाइनली क्या हो गया? फाइनली देयर इज अ H2O3-2, सल्फर सल्फर बॉन्ड होता है ना वहां पे, फाइनली देयर इज H2O3-2। हमने इसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी ऐसे पढ़ा हुआ है। ये क्या आ गया? थायोसल्फेट आ गया, H2O3-2, समझे क्या? तो ये थायोसल्फेट आ गया, ये हमने स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ है इसका, ठीक है? बाकी ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लक्स फ्लड कंसेप्ट, वी डू नॉट हैव टू स्टडी दिस। एक बार ये पढ़ लेते हैं, हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट, हार्ड एसिड, सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड्स एंड बेसिस। बस एग्जांपल पे ध्यान देना, ठीक है? सॉफ्ट बेसिस क्या होते हैं? सॉफ्ट बेसिस हैव डोनर एटम्स व्हिच आर इजीली पोलराइज्ड, मतलब क्या? लार्ज साइज। डोनर एटम्स व्हिच आर इजीली पोलराइज्ड मतलब क्या? लार्ज साइज, एंड हैव गॉट लो EN वैल्यू, सॉफ्ट बेसिस। Whereas hard bases have donor atoms which are low polarizability, मतलब क्या? Small size and high EN value, समझे क्या? एग्जाम्पल देखो, हार्ड बेसिस क्या? डोनर एटम स्मॉल साइज, गेटिंग ना, एंड हाई EN वैल्यू। जैसे देखो वाटर, डोनर एटम ऑक्सीजन, OH- ऑक्सीजन डोनर एटम, F- CH3CO- ऑक्सीजन डोनर एटम, PO4-3 ऑक्सीजन डोनर एटम, SO4-2 ऑक्सीजन डोनर एटम, क्लोराइड Cl- क्लोरीन डोनर एटम, ऑक्सीजन डोनर एटम, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे ऑक्सीजन, यहां पे भी ऑक्सीजन, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे नाइट्रोजन, यहां पे नाइट्रोजन। तो हार्ड बेसिस के जितने भी एग्जांपल है वहां पे डोनर एटम क्या? स्मॉल साइज के हैं, स्मॉल साइज के हैं, और मतलब क्या? दे हैव गॉट लेस पोलराइजेबिलिटी, समझे क्या? दे हैव गॉट हाई EN वैल्यूज। जबकि सॉफ्ट बेसिस में क्या होता है? डोनर एटम्स आर लार्ज साइज, कैन बी इजीली पोलराइज्ड, एंड दे हैव गॉट व्हाट? लेस EN वैल्यू। जैसे देख सकते हो, खुद ही देख सकते हो, सल्फर इज अ डोनर एटम, यहां पे भी सल्फर डोनर एटम, यहां पे भी सल्फर, यहां पे I- आयोडीन इज अ डोनर एटम, HCN- सल्फर इज अ डोनर एटम, SO3-2, R3P फास्फोरस एज अ डोनर एटम, ये सारी चीजें, ठीक है ना? CN-, RNC, CO, ऑल दी, CO पूरा मॉलिक्यूल एज अ कॉम्प्लेक्स में हम लोग देखा ना हमने, लाइगेंड, CO पूरा मॉलिक्यूल एज अ लाइगेंड यूज होता है, समझे क्या? सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ
हार्ड बेसिस एंड सॉफ्ट बेसिस। एंड बॉर्डर लाइन वाले देख लेना, बॉर्डर लाइन वाले पूछ लेते हैं, जैसे एनिलीन हो गया, ठीक है ना, C5H5NBr, NO2 SO3 -2, N3 -1, दे आर द बॉर्डर लाइन। तो इसको एग्जाम्पल से पढ़ लेना एक बार, ठीक है, राइट। फिर इसके बाद सिमिलरली वी हैव यहां पे सॉफ्ट एसिड्स, जैसा हमने सॉफ्ट बेसिस देखा उसी तरह क्या सॉफ्ट एसिड्स है। सॉफ्ट एसिड्स दोज व्हिच हैव एक्सेप्टर एटम्स। सॉफ्ट बेसिस में डोनर एटम लार्ज साइज एंड लो EN वैल्यू। उसी तरह सॉफ्ट एसिड में एक्सेप्टर एटम्स आर लार्ज साइज एंड लो पॉजिटिव चार्ज, हैव हाई पोलराइजेबिलिटी, क्योंकि लार्ज साइज है तो पोलराइजेबिलिटी क्या होगा, ज्यादा होगा, एंड लो EN वैल्यू। समझे क्या? डू नॉट हैव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सॉफ्ट एसिड के प्रॉपर्टीज मतलब याद करने वाली है, ठीक है। हार्ड एसिड्स में एक्सेप्टर एटम्स हैव गॉट स्मॉल साइज, हाई EN वैल्यू, लो पोलराइजेबिलिटी। स्मॉल साइज है तो इजीली पोलराइज नहीं होगा, डिस्टॉर्ट नहीं हो सकता, एंड नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो जैसे हार्ड एसिड मतलब क्या, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अभी तुम देख के समझ जाओगे। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जहां जहां पे ये पूछ ले जाता है, ये सब हार्ड एसिड्स हैं, देख सकते हो सबके पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है। हाँ कुछ कुछ है जहां पे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, मगर जैसे Fe+3 है, Fe+3 तो ये हाफ फिल्ड हो गया है। Fe+3 कैसा, हाफ फिल्ड हो गया है, समझे क्या। Cr+3, CO+3 कैसा, हाफ फिल्ड हो गया है, समझे क्या। बाकी सब में कैसा है, बाकी सब में कैसा है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। Cr+3 जो है, Cr+3 जो है, क्रोमियम क्या होता है, 3d5 होता है, तो ये क्या 3d3 है, 3d3 है, तो इट इज बेसिकली व्हाट, T2G इज हाफ फिल्ड। Cr+3 में T2G इज हाफ फिल्ड एंड Eg इज वेकेंट, समझे क्या। तो हार्ड एसिड के एग्जांपल देख लो। जबकि सॉफ्ट एसिड में दे डू नॉट हैव नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जैसे Cu+, Ag+, Au+, Te+, Hg+, Pd+2, Cd+2, Platinum+2, ऑल दीज। एंड देन बॉर्डर लाइन वाले केसेस को देख लो भाई, ठीक है, राइट, ये दिमाग में रख लो। एंड देन जस्ट रीड दिस, ठीक है। अभी मुझे दो चीजें इंपॉर्टेंट बतानी है, बस वो मैं बता देता हूं। एक चीज जो रह गया था हमारा, हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड पढ़ लेना, किताब में दिया गया है, नोट्स मैंने दे रखे हैं। बाकी लोएस्ट एसिड एंड बेस मैंने जैसा पढ़ाया एग्जाम्पल के साथ, उसको उस तरह से पढ़ना, ठीक है। आयनिक का एक कंसेप्ट है रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ weak acids of same concentration। ये ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जाता है, हाउ टू फाइंड आउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड्स हैविंग व्हाट, सेम कंसंट्रेशन, समझे क्या। तो वीक एसिड्स व्हिच हैव गॉट सेम कंसंट्रेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, H+ आयन कंसंट्रेशन, ठीक है, विच इज इक्वल टू व्हाट, √of Ka into C। Getting now? Therefore, दो वीक एसिड है हमारे पास, HA एंड HA', तो ये मान लो दीज आर टू वीक एसिड्स। ये हमने मान लिया कि ये क्या है, ये दो वीक एसिड्स है हमारे पास, राइट। तो अगर ये दो वीक एसिड है, देयरफॉर रिलेटिव स्ट्रेंथ इनका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, दिस इज व्हाट, strength of HA upon strength of HA', this is equal to क्या, H+ ion concentration coming from HA upon H+ ion coming from HA', समझे क्या। and this is equal to H+ ion concentration coming from HA कितना है, Ka of HA into C, सेम concentration है, अपॉन कितना, Ka ऑफ HA' इंटू C, क्योंकि कंसंट्रेशन सेम है तो C और C क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ का जो रेशियो हो गया, क्या हो गया, √of Ka ऑफ HA अपॉन Ka ऑफ HA'। तो ये फॉर्मूला याद रखना, स्ट्रेंथ ऑफ HA अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ HA' इज इक्वल टू, सेम कंसंट्रेशन का होना चाहिए, इज इक्वल टू √of Ka ऑफ HA अपॉन Ka ऑफ HA', ठीक है, राइट। अच्छा, अब उसके बाद लास्ट थिंग,
जो हम लोग कल पढ़ रहे थे, वी वर स्टडीइंग अबाउट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स, समझे क्या? उससे रिलेटेड जो मैं एक काम दे रहा हूं वो तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। हैंग हो गया फिर, हाँ, तो मैं छोटा सा काम दे रहा हूं इसमें, यस। जहां पे तुमने कल वाले नोट्स बनाया ना, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड्स, ये देखो तुम्हें क्या करना है, सम इंपॉर्टेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर्स, तुम्हें जो जो करना है, सम इंपॉर्टेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर्स, मतलब इस तरह से ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है, ऐसे ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है सबका, इंक्रीजिंग ऑर्डर्स। तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी का है, ये वाला पूरा नोट्स में जाना चाहिए, समझेगा? और तुम्हें रीजन खुद से रीजनिंग करना है, जो मैंने सिखाया ना, एक तरह से तुम्हारा काम है कि ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसा है तो क्यों है, एसिडिक स्ट्रेंथ। उसी तरह से ये ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये एसिडिक प्रॉपर्टी है। उसी तरह से ये सेकंड वाले क्यों है, बहुत इंक्रीजिंग ऑर्डर क्यों है, बहुत सारे तो मैंने क्लास में डिस्कशन किए, थर्ड वाले मैंने क्लास में डिस्कशन किया है, समझे क्या? राइट। तो ये सारी चीजें जैसे दिस आई हैव डिस्कस इन क्लास, दिस आई हैव डिस्कस इन क्लास, दिस आई हैव डिस्कस इन क्लास, ये दोनों मैंने अभी बता दिए तुमको इंक्रीजिंग ऑर्डर है, तो बस ऐसे दिमाग में रखना है, ठीक है? उसी तरह से बॉन्ड एंगल, ये आईएफसी का पार्ट है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, ऐसे बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, समझे क्या? तो ये तुम्हें दिमाग में रखना है, कॉपी में जाना चाहिए, नोट्स में आना चाहिए, राइट? तो ये दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद बेसिक कैरेक्टर मैंने पढ़ाया, ये ऐसा इंक्रीजिंग ऑर्डर है बेसिक कैरेक्टर का, बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, मैंने पढ़ा दिया है, नोट करो कॉपी में, समझे क्या? और उसको रीजनिंग करो, क्यों ऐसा है, कि मैंने क्या बताया क्लास में उसके हिसाब से क्यों ऐसा है, मैंने सब डिस्कशन किया है, समझे क्या? जितने भी इसमें क्वेश्चंस लिखे हैं, एग्जाम्पल लिखे, मैं आई हैव डिस्कस एवरीथिंग, मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, समझे क्या? तो ये कॉपी में आना चाहिए तुम्हारा। फिर उसके बाद हीटिंग इफेक्ट मैंने पढ़ा दिया है, थर्मल स्टेबिलिटी, पहला वाला जैसे कार्बोनेट्स है, फिर बाई कार्बोनेट है, फिर हाइड्रोक्साइड है, फिर हाइड्रोक्साइड है, फिर सल्फेट है, सब मैंने पढ़ाया है। बस ये हाइड्राइड वाला नहीं पढ़ाया, ये मैं पढ़ाऊंगा इस ब्लॉक में, बस कॉपी में लिख लेना। उसके बाद ये मैंने पढ़ा दिया थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स, कोवलेंट हाइड्राइड पढ़ाया, फिर ये भी पढ़ाया, ये भी पढ़ाया, ठीक है? तो ये भी कॉपी में आना चाहिए, थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ठीक है? सो इतने ऑर्डर्स जो है कॉपी में आने चाहिए। उसके बाद ये आयनिक कैरेक्टर, तुमने फजान्स रूल पढ़ा है, फजान्स रूल, सॉल्बिलिटी अभी नहीं दे रहा हूं, आयनिक कैरेक्टर फजान्स रूल तुमने पढ़ा है। तो ये इस तरह से आयनिक कैरेक्टर क्यों इंक्रीज हो रहा है, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीजेस क्यों ऐसा हो रहा है, तो फिर ये तुम्हारे कॉपी में आना चाहिए, मतलब तुम्हें ऑर्डर लिखने हैं, समझे क्या? और एग्जाम्पल को बार बार पढ़ना है जिससे तुम्हें एग्जाम में हेल्प हो, समझे क्या? उसी तरह से एटॉमिक आयनिक साइज तुमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ा है, कॉपी में आना चाहिए। ऑक्सीडाइजिंग पावर अभी नहीं दे रहा हूं, आयनाइजेशन एनर्जी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ा है, कॉपी में आना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट अभी नहीं दे रहा हूं, डेंसिटी अभी नहीं दे रहा हूं, समझ गए? ठीक है। फिर उसी तरह से ये बॉइलिंग पॉइंट मैंने पढ़ा दिया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ सब पढ़ा हुआ है तुमने। फिफ्थ और सिक्स वाला मुझे पढ़ाना है, तो बस कॉपी में लिख लेना ऐसा क्यों होता है, ये मैं पढ़ाऊंगा हाइड्रोजन में, समझे क्या? और सेवेंथ, तो बेसिकली 1 से लेकर 4 तक तो मैंने पढ़ाया है, ये नहीं पढ़ाया, बस कॉपी में लिख लेना, जिससे जब कभी रिवाइज करो तो रिवीजन होना चाहिए तुम्हारा, ठीक है? राइट। फिर उसके बाद बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर कॉपी में आना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, कॉपी में होना चाहिए, ठीक है? राइट। इसमें बहुत सारी चीजें तुम जानते हो, जैसे फर्स्ट वाला जानते हो, सेकेंड वाला जानते हो, थर्ड वाला नहीं जानते हो अभी, चलो ठीक है, इसको बाद में लिखेंगे, जब हम लोग आईओसी पूरा पढ़ लेंगे तो बाद में कराएंगे, इसको अभी मत लिखो, ठीक है? अभी मत लिखो इसको। फिर उसके बाद रिड्यूसिंग पावर में जैसे तुम सेकंड जानते हो, मैंने पढ़ाया, अभी रिसेंटली पढ़ाया है, फिफ्थ पढ़ाया है मैंने, समझे क्या? फर्स्ट वाला पढ़ाया इनर्ट पेयर इफेक्ट का एप्लीकेशन है, ये मैंने पढ़ाया है। बॉन्ड लेंथ बढ़ता है थर्मल स्टेबिलिटी में, मैंने पढ़ाया ना अभी ये कोवलेंट हाइड्राइड्स में, समझे क्या? ये सब मैंने पढ़ाया है, राइट। फिर स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड तुम्हारे सिलेबस में है, ये होना चाहिए कॉपी में, ठीक है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का ऑर्डर ये तुमने पढ़ लिया है, ये कॉपी में होना चाहिए, तुम्हें आना चाहिए, पता होना चाहिए।
EN वैल्यू के ऑर्डर्स इंक्रीजिंग, ऐसे इंक्रीजिंग हो रहा है। बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर सब पढ़ा हुआ है तुमने, आना चाहिए तुमको, कॉपी में होना चाहिए। फिर ये डायपोल मोमेंट के ऑर्डर्स ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर है, आना चाहिए, कॉपी में होना चाहिए। फिर ये अबंडेंस मेटलर्जी में पढ़ाई, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ये कॉपी में होना चाहिए, ठीक है। बाकी जो है वो बाद में बताऊंगा, ठीक है। इतना होना चाहिए कॉपी में जितना मैंने बताया है, राइट। विल स्टॉप हियर, थैंक यू।